Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन किया था। मेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही है जो हमें ढंग से समझ लेना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो नेक्स्ट है, जो शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में जिसका फॉर्मेट गिवन है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। बहुत जल्दी से डिस्कस करके फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चलेंगे। इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से करेंगे, ठीक है। देखिए, ये वैसे बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको अकाउंट ना बोल के स्टेटमेंट बोला जाता है, तो आप डेबिट क्रेडिट मत लिखना कहीं पर भी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर्स, प्रीवियस ईयर फिगर्स। सबसे पहले हम लोगों को इनकम शो करनी होती है अपने P&L में। अब इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा है अदर इनकम। इसमें सबसे पहले हम इनकम लिखते हैं। इनकम पहला, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फिर अदर इनकम। ये टोटल हो गया, ये लिख देते हैं इसको। तो इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आएगा? जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, मतलब जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा मेन लाइन है बिजनेस का, वो सब तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में चला जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है फिर भी हम कमा रहे हैं, वो सब चला जाएगा अदर इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हमारी मेन इनकम रहेगी, जो हमारा लाइन ऑफ बिजनेस है, और जो जितनी भी इसके बाद एक्स्ट्रा हमारी इनकम होगी वो सब अदर इनकम में चली जाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल कंपनी के लिए अदर इनकम का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो डिविडेंड रिसीव्ड, उस साल कोई असेट बेची तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें चली जाएगी अदर इनकम। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर हम प्रोडक्ट और सर्विस दोनों दे रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट भी बेच दें, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या काम है? वो प्रोडक्ट भी बेचती है, जैसे उनके गाड़ियां भी बिक रही है, साथ में फिर वो आफ्टर सेल सर्विस भी, फ्री सर्विस की बात नहीं कर रहा, उसके बाद भी तो सर्विस होती है, तो वो भी सर्विस दे रहे हैं, तो उनकी सेल ऑफ सर्विस भी है, सेल ऑफ गुड्स भी है। तो हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। नोट नंबर यहाँ पर रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद नोट्स में जाकर लिखना पड़ेगा सेल ऑफ प्रोडक्ट से इतना, सेल ऑफ सर्विसेज से इतना आया समझ में। और बाकी सारी चीजें जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है वो सब अदर इनकम में चली जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल कंपनी के लिए, मतलब नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी हुई, मतलब बैंक वगैरह, तो उस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट। उनके लिए तो इंटरेस्ट भी क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। फिर बाकी और जो भी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से वो कमा रहे हैं वो सब फिर अदर इनकम में चला जाएगा। हाँ, लेकिन जो मेन लाइन है उनके बिजनेस की, जैसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह, वो फिर मेन बिजनेस ही हो गया। अगर प्रोसेसिंग फीस लोन की है तो वो भी फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही जाएगा। अदर इनकम कोई और उनकी इसके अलावा इनकम हो रही है वो उसमें चली जाएगी। आया समझ में? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, ये इनकम का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में हमें सबसे पहले दिखाना है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। अभी समझते हैं इसको। फिर है परचेजेस। वैसे ये जो परचेजेस है ये नेट है, नेट परचेजेस, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, change in inventory of
स्टॉक इन ट्रेड, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। और चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये याद रखना, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं है, यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। देखिए, दो तरीके की कंपनी हो सकती है, या तो होगी ट्रेडिंग कंपनी जो सामान बेच रही है, या फिर दूसरी होगी मैन्युफैक्चर करके बेचने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी खरीद कर बेचती है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर उसको फिनिश्ड गुड बनाकर बेचती है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है। ये जो ट्रेडिंग कंपनी है उनमें तो एक ही तरीके का स्टॉक होगा, फिनिश्ड गुड वाला, मतलब उसको हम बोल सकते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तीन तरीके का स्टॉक होता है। एक होता है रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड का। तीन तरीके के इनके अलग अलग स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड। समझ में आया? अब हम जब यहां पर बात करते हैं एक्सपेंसेस की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, उस कंज्यूम्ड में क्या जाएगा? इस कंज्यूम्ड में जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंजम्पशन निकल कर आ गई ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, हमारी कंजम्पशन निकल के आ गई मटेरियल की। तो ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कुछ भी प्रोसेसिंग करती है, मतलब गुड्स की, अगर वो प्रोसेस कर कर बेचती हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उनके यहाँ हेड आएगा। ट्रेडिंग कंपनी के तो ये हेड ही हट जाएगा, ये हेड उनके के लिए रेलेवेंट नहीं है। दूसरा है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर तो ये ट्रेडिंग कंपनी की बात कर रहा है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। आप समझ रहे हो क्या मतलब है? रॉ मटेरियल तो ऊपर चला गया। एक बार एक एक करके बात करते हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के यहाँ तीन तरीके का स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल ऊपर कंसीडर कर लिया, बचा क्या? WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। वो यहाँ पर उनको खरीदेंगे थोड़ा, उनको तो सीधा चेंज इन इन्वेंट्री ही होगा, खरीदते तो रॉ मटेरियल है। तो ये आया, फिर उसके बाद WIP एंड फिनिश्ड गुड, ये उनके लिए आ गए, खत्म। परचेजेस नहीं आएगा फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल परचेज करती है, वो ऊपर आ गया। अब बात करें ट्रेडिंग कंपनी के लिए, ट्रेडिंग में ये नहीं आएगा। ट्रेडिंग में तो खरीदो बेचो, ये आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और फिर इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ क्या आएगा? स्टॉक इन ट्रेड। याद करो आप, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, और क्रेडिट साइड पर होता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग प्लस परचेज और माइनस क्या होती थी क्लोजिंग क्रेडिट पे होती थी, मतलब वो अल्टीमेटली माइनस ही हो रही है। तो परचेजेस ओपनिंग और ये माइनस क्लोजिंग, बात वही है, बस घुमा फिरा के लिख दिया। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इन सबको नोट्स के रूप में हमें दिखाना होता है, नीचे एक एक को एक्सप्लेन करना होता है। इसमें क्या है? एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे, तो सैलरी के बाद PF है, लीव एनकैशमेंट है, ग्रेचुटी, क्या कौन सा खर्चा है एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो आपको नोट्स में दिखाना है। ऊपर जरूर आप एक लिख कर छोड़ दोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बट उसका हेड का रेफरेंस दोगे यहाँ पर और उसको नीचे नोट्स में एक्सप्लेन करोगे। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है हमारी, जैसे इंटरेस्ट पेड, प्रोसेसिंग फीस पेड, ठीक है, और डिबेंचर्स वगैरह में तो और भी चीजें आ जाती है, जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडीम, वैसे चैप्टर आएगा तब और समझ में आएगा आपको। तो रिडीम करते वक्त हमने जब उनको डिबेंचर्स को रिडीम किया तो उस पर प्रीमियम पे किया, तो एक्स्ट्रा गया पैसा, वो एक्स्ट्रा इधर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। पूरा पैसा नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा जो प्रीमियम का पोर्शन गया वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। तब करेंगे हम डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन टेंजिबल एसेट पे जो राइट ऑफ किए, अमोर्टाइजेशन मतलब जो इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ करें,
वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद लास्ट आएगा अदर एक्सपेंसेस। देखिए, लेकिन ये सिर्फ इतने हैं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहे, उसको लगता है ये हेड भी रेलेवेंट है अपने इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए, उनको भी दिखाना जरूरी है और वो भी बैलेंस शीट P&L के फेस पर दिखाना जरूरी है, तो उसके लिए वो प्रॉपर हेड को बना सकते हैं, एक और हेड इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और कोई हेड अगर आप उनके यहाँ रेलेवेंट नहीं है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज नॉट रेलेवेंट फॉर ट्रेडिंग कंपनी, तो वो उसको इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। तो वही हेड लिखने हमें जो जरूरी है, जो हेड जरूरी नहीं है वो नहीं लिखने। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन हमें देनी है अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम उसमें ऐड कर सकते हैं। अदर एक्सपेंस हो गया। फिर इसके बाद इसका टोटल हो जाएगा, टोटल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी लेस टैक्स, फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमारे पास इतना कोई इंटर में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं पूछेंगे, तो सीधा हमने टैक्स की बात कर ली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया? इनकम माइनस एक्सपेंस करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स करा, आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट समझ में आया कैसे बनता है? ठीक है। आइए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर कर देखते हैं, जिसमें हमें बैलेंस शीट और P&L दोनों बनाने होंगे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन जब सोल प्रोप्राइटर में करते हैं तो बड़े सिंपल होते हैं, सिंपल तो इसमें भी है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के करते वक्त क्या है कि फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता था। हम तीनों एक साथ खोल देते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और शुरू से शुरू हो जाते थे क्वेश्चन में कि पहला क्या दे रखा है, कहाँ लेकर जाना है, उसको उधर ले जाओ। अगर पहले सैलरी दे दिया तो चलो P&L में लिख देते, फिर अगला दे देते मशीन, चलो बैलेंस शीट में लिखने चलते हैं, ऐसा कर देते थे। यहाँ पर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मेट तो वही रहना है और फिर नोट्स की रेफरेंस भी देनी है, नोट भी तो एक्सप्लेन करना है। ऐसा तो नोट ढंग से नहीं लगेगा ना कि अगर जैसे बैलेंस शीट शुरू करी, बैलेंस शीट में आपने शेयर कैपिटल में तो पहला नोट दे दिया, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपने 17वां दिया, क्योंकि आप बीच में और कुछ एक्सप्लेन करने बैठ गए थे, तो वो ढंग से अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो आपको देना तो एक सीक्वेंस में ही पड़ेगा, फॉर्मेट को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वो एक दो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ये, इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं पेजेस पर तो कर नहीं रहा, तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा सपोर्ट करना, साथ साथ समझना इन चीज़ों को। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है प्लीज़ करो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट from the following trial balance extracted from the books of International Hotels Limited on 31st March 2022। ये होटल है। ठीक है। तो होटल में कुछ इनकम और एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ें हमें दे रखी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इनकी बनानी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? ऑथराइज्ड कैपिटल, पहले तो एक बार एक बर्ड्स व्यू ले लें उसका कि क्या क्या दे रखी है इन्फॉर्मेशन। divided into 5,000 preference shares of ₹100 each and 10,000 equity shares of ₹100 each। ये ऑथोराइज्ड है, इतने कंपनी इशू कर सकती है, 15 लाख रुपए टोटल। ठीक है, वो तो कर सकते हैं, करें कितने वो देखते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख के। इक्विटी कैपिटल 8,05,000 रुपए। ये सब्सक्राइब कैपिटल की इंफॉर्मेशन हमें दे दी। परचेजेस में क्या दिया? वाइन, सिगरेट, सिगार्स एक्सेट्रा 45,800 और फूड स्टफ्स 36,200। रुकिए, ध्यान से समझिए। इन्होंने दो चीजें लिखी खरीदने में और उसको अलग करके बताया, बाइफरकेट करके।
कोई रीज़न होगा क्या? एक तो बताया वाइन सिगरेट वगैरह, और दूसरा फूड स्टफ। फूड स्टफ होटल वाले क्या खरीदते होंगे? फल सब्जी, ये और भी जो चीज़ें, आटा दाल चावल, ये सब खरीद कर रेस्टोरेंट में खाना बनता होगा। और वाइन सिगरेट सिगार वगैरह ये आएंगी और बिक जाएंगी, मतलब ये हमने अपने कस्टमर्स के लिए रख रखी है। मेरा यहाँ पर क्या मतलब है इन चीज़ों को बताने का? जब हम बैलेंस शीट और P&L कर रहे होंगे तो बात आएगी कि कौन सा रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड है, इस इन्वेंट्री को क्या माने। ये जो परचेजेस वगैरह हो रही है, इसकी अगर स्टॉक भी हमारे को दे ही रखा होगा आगे, क्योंकि खरीद रहे हैं तो स्टॉक भी अगर कुछ बचा हो, तो ये है क्या? ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश्ड गुड है, या दोनों वो स्टॉक इन ट्रेड माने, भाई ये तो ट्रेडिंग कंपनी की तरह चलाएं। देखिए, फूड स्टफ की जो बात करें वो तो बनाकर बेचेंगे, तो ये तो एक तरीके से क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, आएगा, फिर उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होगी, फिर बिकेगा ना। लेकिन वाइन सिगरेट वगैरह एज इट इज बिकेंगी, तो ये फिनिश्ड, ये एक तरीके से स्टॉक इन ट्रेड है हमारा, ठीक है, आएगा बिकेगा। समझ में आ गया? वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, इसलिए मैंने बोला स्टॉक इन ट्रेड बोलना चाहिए सिगरेट्स वगैरह को। फिनिश्ड गुड वर्ड प्रॉपर नहीं है, क्योंकि फिनिश्ड गुड तो वो होता है जो आपने खुद फिनिश कराओ, WIP था पहले और अब फिनिश हो गया, बट उस पर तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, वाइन तो जैसी आई वैसे बेच दी, तो इट इज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं, कंफ्यूज मत होना, इधर उधर ही तो करके लिखोगे, अल्टीमेटली आंसर तो ठीक ही आएगा आपका। वेजेस एंड सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, लॉन्ड्री, सेल्स, फिर सेल दे रखी है वाइन की, फूड की, कोल एंड फायरवुड, कैरेज एंड कूलेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर। अभी एक बार जस्ट बर्ड्स व्यू ले रहे, रेंट ऑफ रूम्स, अब ये रूम्स जो उन्होंने किराए पर चढ़ाए होंगे उस पर 48,000 रुपीज़ की इनकम हुई है उन्हें। बिलियर्ड टेबल भी थी तो बिलियर्ड से इनकम आई 5700 की। मिसलेनियस रिसीट्स 2800, डिस्काउंट रिसीव्ड 3300, ट्रांसफ़र फीस क्या होती है, वो जैसे वो एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप वगैरह करवाना, ट्रांसफ़र फीस। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग्स, इन्वेंट्री ऑन हैंड 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल की है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया वाइन का और फूड स्टफ का। फिर कैश इन हैंड दे रखा है, कैश विद बैंकर्स, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपये, डिबेंचर्स दे रखे हैं, ब्रैकेट में लिखा है 6% इंटरेस्ट भी है इस पर। P&L अकाउंट 41,500, ये क्या है? P&L 41,500 क्रेडिट में है, तो ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में पैसा पड़ा, अच्छी बात है, प्रॉफिट है हमारा पुराना, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स जो है 42,000, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, जनरल रिजर्व। इसके बाद ये ट्रायल तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हमें अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग, फिर इन्वेंट्री दे रखी है 31 मार्च की, वाइन की और फूड स्टफ की। देखिए यहाँ पर अभी तक जितना पढ़ा हमने, एक चीज मुझे बतानी थी, जैसे बोला वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1280 रुपये। आप एक चीज देखो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। कोई भी चीज अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगी, उसका पूरा इम्पैक्ट आपको लेना है, मतलब उसकी एंट्री ही पास नहीं हुई। और हम सोल प्रोप्राइटर में ऐसे याद करते थे कि 2 जगह जाएगा, तो वैसे ये 2 जगह जाएगा, एक तो सैलरी एंड वेजेस में ऐड भी होगा और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी जाएगा, है ना, ये दोनों जगह पर जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी को ये कंसेप्ट याद नहीं है जो सोल प्रोप्राइटर में पढ़े थे, कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रीसिएशन, ये जो 5-6 मेन एडजस्टमेंट्स होती हैं, अगर आपको याद नहीं है कि अगर ट्रायल में दे रखा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम उसको कर तो सकते नहीं, इतना टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को वो सोल प्रोप्राइटर वाली जो एडजस्टमेंट्स की क्लासें हैं वो यहाँ पर लगा दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप उनको देख लो, उससे समझ लो आप, वहाँ पर डिटेल में समझा रखा है।
तो उससे समझ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं पता, वैसे ज़्यादातर इंटर में सबको पता ही होगा ये एडजस्टमेंट्स के बारे में। डेप्रीसिएशन ये भी एडजस्टमेंट में दे रखा है, एक तो P&L में जाएगा और एक बैलेंस शीट में से माइनस भी होगा। एडजस्टमेंट में देने का मतलब क्या है, इसकी एंट्री ही पास नहीं हुई, तो ना डेबिट वाला हुआ ना क्रेडिट वाला, तो दो ट्रीटमेंट तो करने ही पड़ेंगे ना। डेबिट में डेप्रीसिएशन मतलब खर्चों में लेके जाना है P&L में, और टू असेट, तो असेट में से आपको कम भी करना है। द इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल ऑन 1 April stood at rupees 7,20,000 rupees, that is 6,000 shares fully paid and 2,000 shares ₹60 paid। क्या कह रहा है ये, 7,20,000 रुपए की कैपिटल थी साल के शुरू में, 6,000 शेयर्स तो फुल्ली पेड अप थे, तो वो तो उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 2,000 शेयर्स ऐसे थे जो 60 रुपए पेड अप थे साल के शुरू में, 40 रुपए अभी उनके मंगाने बाकी थे, ठीक है। द डायरेक्टर्स मेड अ कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर ऑन 1 October, 1 अक्टूबर को उन्होंने 40 रुपए मंगवाई लिए लोगों से, ठीक है। 1 अक्टूबर को उन्होंने ये 1 October 2021 को उन्होंने ये 40 रुपए मंगवाए। अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर्स, 2000 में से 100 शेयर वाला कॉल मनी नहीं पे, ये जो 40 रुपए ये नहीं दे पाया, एंड हिज शेयर्स वर देन फॉरफिटेड, उसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया था, फॉरफिट, एंड रीइश्यूड एट ₹90 पर शेयर एज फुल्ली पेड। लेकिन वो रीइश्यू भी हो चुके हैं, तो आज की तारीख में देखा जाए वो 100 पहले आए नहीं थे, बाद में मार्केट में फिर निकाल दिए, फिर हो गए, तो पूरे 2000 पे आ ही गए ना अल्टीमेटली पैसे। तो 8,000 शेयर्स पर पूरे पैसे आए हुए, हम मान सकते हैं, आया समझ में। लेकिन इस पूरी ये जो इन्होंने डिस्कशन अभी हमने किया, इसमें एक बात ये हो गई कि शेयर्स पहले फॉरफिट हुए फिर रीइश्यू हो गए। याद करो, शेयर कैपिटल आपने पढ़ा हुआ होगा, जब फॉरफिट होते हैं शेयर्स और उसके बाद उन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया जाता है, तो जो पैसा अमाउंट रिसीव्ड बचता है हमारे पास, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स माइनस डिस्काउंट गिवन ऑन रीइश्यूड शेयर्स, मतलब डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जो बच गया पैसा, ये पैसा आपको पता है कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। याद होगा ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो वो इन्होंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ये चेक कर लेते हैं। अभी हमने पूरा पढ़ा, शायद कैपिटल रिजर्व कहीं आया तो था नहीं, वैसे पहले ये देखते पैसे ये है कितने। 100 शेयर्स पर इसने 40 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए ऑलरेडी रिसीव थे, 60 रुपए रिसीव थे इसके। 100 शेयर्स पर जो ये अमाउंट रिसीव था इस बंदे से, अमाउंट रिसीव ऑन 100 शेयर्स कितना था, 100 इंटू 60, 6,000 रुपए रिसीव थे, माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। रीइश्यू के टाइम पे हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ा, हमें डिस्काउंट देना पड़ा, देखिए 90 पर शेयर पे करा, फुल्ली पेड अप 90 पर शेयर, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, 90 में निकाले ना पैसे, तो 90 ही दिए उसने जिस बंदे को हमने रीइश्यू करा, तो 10 रुपए का नुकसान हमने किया अपना 100 शेयर्स पर। 1,000 रुपए इसमें खर्च हुए, 5,000 रुपए बचे हुए, ये 5,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए थे। क्या ये लेके गए हैं? हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं मुझे तो दिखा नहीं कैपिटल रिजर्व, नहीं दिखा ना। और 6,000 शेयर्स और 2,000 शेयर्स टोटल 8,000 हो गए थे, तो इक्विटी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 8 लाख रुपए की। चेक करना जरा अपने क्वेश्चन में, इक्विटी कैपिटल कितनी गिवन है, 8,05,000, होनी कितनी चाहिए थी, 8 लाख। ये तो 5,000 एक्स्ट्रा है। अब समझ में आया क्यों है, ये 5,000 रुपए कैपिटल रिजर्व का इन्होंने इसमें डाल रखा है, इक्विटी कैपिटल। तो आप ठीक कर लेना, इक्विटी कैपिटल से हटाकर कहाँ ले जाएंगे हम इसको, इक्विटी कैपिटल से तो हटा देंगे, और कैपिटल रिजर्व ये हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा देंगे।
ठीक है। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 2 April 2022, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। इन्होंने 2 अप्रैल को किया है। अब पहले डिविडेंड के एक्चुअली रूल्स कुछ और होते थे, इसलिए ये लाइन अभी भी दे देते हैं वो। अब डिविडेंड का रूल यही है, जिस साल में हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे उसी साल में उसका प्रोविजन बनाना है, ना कि पिछले साल में। ठीक है, तो अगले साल किया तो तभी करेंगे हम। पहले वो प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट अब बंद हो चुका है, पहले किसी ने पहले कर रखा होगा तो उसको पता होगा। तो प्रपोज डिविडेंड नहीं होता, सीधा डिक्लेयर जिस साल किया उसी साल उसको हम बुक्स में दिखाते हैं। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। समझ में आ गई आप लोगों को ये सारी चीजें? ठीक है, तो आइए इसका हम लोग फॉर्मेट बनाना शुरू करें। अब तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल सकते हैं हम लोग। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, मैं यहां पर जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करूं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। आप ना बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट बनाओ, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स और करंट ईयर अमाउंट जो भी दे रखा है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर की तो है नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ना मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा, क्योंकि मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको। यहाँ पर बताता जाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। सारी चीज़ें लिखोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हम एक बार गो थ्रू कर चुके हैं, तो जो आपको पता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी वो लिखना ना, सब कुछ क्यों। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या लिख कर करेंगे हम यहाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या करेंगे लिखकर, उन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, शेयर होल्डर्स फंड्स। उसमें पहला क्या है, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 लिख दो। अभी अमाउंट कुछ मत लिखो, नोट्स बनाते चलेंगे और अमाउंट यहां एक एक कर कर लाएंगे सब। ठीक है, अगला लिखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, मैं लिखी दूंगा यहां। अगला लिखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेकंड में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इग्नोर। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इग्नोर। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। पहला क्या था उसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ वो डिबेंचर्स ले रखे थे ना उसने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके बाद क्या होता है, डेफर टैक्स एसेट नहीं है। अदर लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कुछ है, अदर कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं लगी हमारे को। देखिए आउटस्टैंडिंग वगैरह दे रखा था, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी था ना, तो ये करंट लायबिलिटी हुआ ना, ये नॉन करंट थोड़ी ना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिले। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में सबसे पहला क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो कुछ देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट होता है ट्रेड पेबल्स, वो तो दे ही रखे थे क्वेश्चन में, इसको थर्ड कर देते हैं, ट्रेड पेबल्स फोर्थ। फिर क्या था, ट्रेड पेबल्स के बाद क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटीज है, वो आउटस्टैंडिंग वगैरह जो दे रखा था, अदर करंट लायबिलिटीज, इसको 5 कर देते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कुछ देखने को नहीं मिले। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड का। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड का हम लोग टोटल कर देंगे। चलते हैं असेट साइड। सबसे पहला नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो मशीन ये सब दे रखा था ना, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग्स, ये सब ये इसमें आ जाएगा। दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट दे रखा था गुडविल, ठीक है, WIP मतलब कैपिटल WIP या इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्या था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो तो दे रखा है। जब भी इन्वेस्टमेंट दे रखी हो तो मान लिया करो कि ये नॉन करंट ही होगी, वो तो क्वेश्चन में थी। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट कुछ थे नहीं, और कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की भी क्वेश्चन में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमने पढ़ा है, याद होगा फॉर्मेट में बताया था, CITCSO, इटकसो। तो पहला था करंट इन्वेस्टमेंट्स, नहीं है। इन्वेंट्रीज है बिल्कुल, अच्छा इसमें नोट नंबर की रेफरेंस नहीं दी, इन्वेंट्रीज, सॉरी मैंने 1 2 3 लिख दिया, वहां पर क्या था, ये तो 6 होगा, 7 8 9। फिर इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इधर भी लिख सकते हो, जो चीज सिर्फ जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, अब वो डायरेक्टली गिवन है, तो कहाँ आप उसका नोट बनाओगे जब कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही। डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, नोट चाहो तो नोट में जाकर लिख देना, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये सब दे रखे होंगे, उसका नोट बन जाएगा। इन्वेंट्रीज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल। फिर इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंसेस। बेटर ये होता है कैश एंड बैंक लिखे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना लिखे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 3 महीने वाले कैश आएंगे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट आपकी 3 महीने से ज़्यादा की हो, कोई FD वगैरह बनवा रखी हो जो 4 महीने में होगी, वो तो फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आया ही नहीं। तो इसलिए कैश एंड बैंक बैलेंस, उसमें सब आते हैं जो करंट है। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस तो है। अदर करंट एसेट्स कुछ क्वेश्चन में था, ऐसा कुछ दे तो रखा नहीं था, बस ये टोटल कर देंगे लायबिलिटी साइड का, असेट साइड का। तो लायबिलिटी साइड लिख दी, असेट साइड लिख दी। अब आप बना लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर फिगर्स। सबसे पहले इनकम में हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखेंगे, फिर अदर इनकम आ जाएगा। नोट नंबर इसमें 11 तक हो गया था ना, 12 13 टोटल 8। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आप समझते हो क्या है, वही फूड स्टफ, क्योंकि फूड स्टफ तो रॉ मटेरियल है ना इनका, बना उसमें उसको प्रिपेयर करेंगे फिर बेचेंगे, डायरेक्टली कोई आटा दाल चावल थोड़ी ना बेच देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर क्या था, चेंज इन इन्वेंट्री, इसी की मतलब स्टॉक इन ट्रेड की चेंज इन इन्वेंट्रीज। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हम चाहें तो एक आध एक्स्ट्रा बना सकते हैं क्वेश्चन में, जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसमें अगर हमें कोई रेलेवेंट लगता है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर जो मिनिमम फॉर्मेट है इसको तो फॉलो करना ही है। जो इंफॉर्मेशन दे रखी हो और फिर भी हम उसको हटा दे तो वो गलत है, कि हमें लगा रेलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो डालनी है जो दे रखी है इसमें। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और लास्ट में आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस।
तो इसमें से आपको जिस जिसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और फिर ये अदर एक्सपेंसेस में 20 ये आ जाएगा टोटल। टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही जो होगा ये प्रॉफिट होगा ए माइनस बी। ये ए माइनस बी करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। आया समझ में आप लोगों को ये सब? ये तो हम लोगों ने अभी सिर्फ यहाँ पर नोट्स की रेफरेंस दी है। अभी तो हमें एक एक कर कर चलना होगा और एक एक नोट को देखना होगा कि उसके में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? अब आपने सारे नोट्स बना लिए तो अब मैं एक काम करता हूँ, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उसका तो मैं यहाँ पर भी बना कर दिखाता रहूँगा। बाकी जिसका डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे ही रखी है उसका नोट आप डायरेक्टली बना लो और उसको जहाँ पर रेलेवेंट जगह है उस पर मेंशन कर दो। तो एक बार डिस्कस करना शुरू करते हैं। आइए अपने सबसे पहले बैलेंस शीट पर चलते हैं। बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 किसका बनाया था हमने? शेयर कैपिटल के लिए लिखा था। आइए नोट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल का नोट, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली दे नहीं रखी। उसमें 8,05,000 रुपये वाला था ना। तो शेयर कैपिटल में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो लिखिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये भी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है यूजर्स के लिए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी थी? चेक करो क्वेश्चन में, 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया 5 लाख रुपए, ठीक है, ये रुपीज में है सारा। और फिर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख। तो ये हो गया 15 लाख रुपए। लेकिन ये हमें फाइनेंशियल तो इसका इम्पैक्ट है नहीं, तो ये ऐड नहीं करने। जब आप नीचे टोटल कर रहे होंगे ना उसमें ऐड मत करना इसको। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पहले जरूर फुल्ली पेड अप नहीं थे सब शेयर्स, वो 2000 की जो पीछे कहानी दे रखी है ना, लेकिन बाद में तो सब हो गए ना फुल्ली पेड अप, तो सभी फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं। तो 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख रुपए। और इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें लिखना होगा 8 लाख रुपए। 8,05,000 मत लिखना, ये कितना होगा? 8 लाख। समझ में आया? रीजन मैंने आपको बताया था, वो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट भी इन्होंने गलती से इसमें डाल रखा है, ठीक है। तो ये हो गया 13 लाख। ये जाके आप आपने बैलेंस शीट बनाई रखी है, जाके आप जरा नोट नंबर 1 में उसके सामने लिख दीजिए बैलेंस शीट में 13 लाख रुपए, नोट नंबर 1 के सामने 13 लाख रुपए लिख दीजिए वहां पर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर 2 हमने किसका बनाया था? रिजर्व्स एंड सरप्लस का, मतलब नंबर दिया था उसको, नोट बना तो अब रहे, नोट नंबर 2 दिया था हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस। दो चीजें, एक तो रिजर्व्स और एक सरप्लस। तो रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स कौन कौन से क्वेश्चन में दे रखे हैं? क्वेश्चन में जो रिजर्व्स दे रखे हैं ऑलरेडी इन्होंने, वो है एक तो जनरल रिजर्व ही है बस। इन्होंने तो हमें बस जनरल रिजर्व दे रखा है, कितना है? 2 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटल रिजर्व भी आएगा जो हमने 5,000 रुपए ऊपर देखे थे, इक्विटी कैपिटल से निकालकर इधर डाल दिया। आया समझ में? और कोई रिजर्व तो क्वेश्चन में इसमें है नहीं। अब बात करते हैं सरप्लस की। ओपनिंग बैलेंस इन P&L, ओपनिंग बैलेंस इन P&L कितना था? चेक करो, ये था 41,500 का, 41,500 का था। अब करंट ईयर्स प्रॉफिट है या लॉस है
वो डिपेंड करता है पहले पी एंड एल खत्म तो हो जाए, वहां पर निकल कर आएगा प्रॉफिट ए माइनस बी करके पी एंड एल में, वो वाली फिगर उठकर इधर लिखा देना, वो फिगर वहां से उठाकर कहाँ ले जाना, इधर। अगर प्लस में होगी तो यहाँ प्लस में लिखकर चारों को ऐड कर दोगे और नोट नंबर 2 के सामने जाकर अमाउंट मेंशन कर दोगे। आया समझ में? लेकिन अगर वो लॉस में आएगी तो माइनस में लिख देंगे, तो ये 3 प्लस वो माइनस, जो भी नेट फिगर आ रही है वो नोट नंबर 2 के सामने बैलेंस शीट में लिख देंगे। आया है ना समझ में? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये लेकिन तभी कर पाएंगे जब पी एंड एल पहले खत्म हो, तब जाकर निकलेगा। तो इसको तो अभी पेंडिंग छोड़ना पड़ेगा नोट को। नेक्स्ट इसमें था हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद फिर हम चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में। उस नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने जो नोट बनाया था वो किसका था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या दे रखी है, ये नोट नंबर 3 होगा ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको कौन सी गिवन है, 6% डिबेंचर्स। जो 6% डिबेंचर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। कितने के दे रखे हैं वो हमारे को, वो दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। तो वो 2 लाख रुपए को आप मेंशन कर दो, और कुछ है नहीं तो यही टोटल हो गया 2 लाख। नोट नंबर 3 के सामने जाकर लिख दीजिए 2 लाख रुपए। आ गया समझ में? पक्का। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये हो गई। फिर इसके अलावा तो नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ और था नहीं, करंट लायबिलिटी पे चलते हैं। करंट लायबिलिटी में पहला क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो हमने बनाया नहीं था। फिर बनाया किसका था, बैलेंस शीट में चेक करो, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल का अमाउंट क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको दे रखा है 42,000। तो बस नोट नंबर की रेफरेंस दो, ट्रेड पेबल्स अमाउंट कितना है 42,000, उसको जाकर वहां पर लिख दो नोट नंबर 4 के सामने, ठीक है। नेक्स्ट था अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, देखिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक तो मैंने आपको कहा था वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग गिवन है। ये क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है दोनों जगह जाएगा। जब पी एंड एल में होंगे तब वहां पर ऐड भी करेंगे सैलरी वेजेस में, और अब यहां पर इसको लायबिलिटी साइड में भी हमें लेके जाना होगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज कितना अमाउंट गिवन है 1280। तो ये 1280 को आप लिखो। और क्या आएगा अदर करंट लायबिलिटी में, आप यहां देखो ये क्या है 6% डिबेंचर्स। वैसे सोल प्रोप्राइटर की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तब ऐसी एडजस्टमेंट को बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स, जिसके आगे कोई रेट लगा हुआ हो, ठीक है, जिसके ब्रैकेट में कुछ लिखा हो, जिसके आगे कोई रेट लगा हुआ हो, इसका मतलब वो अपने आप में एडजस्टमेंट है, वो आपको खुद करनी है। जैसे 6% डिबेंचर्स क्वेश्चन ने कहा, अब इंटरेस्ट भी बनता है इन 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स पर। 6% ऑफ 2 लाख कितना हो गया, ये हो गए 12,000 रुपए, ठीक है। 12,000 रुपए हमारे को पे करने चाहिए थे इंटरेस्ट। पूरा क्वेश्चन चेक कर लो आप, कहीं करा हमने ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का लेजर खुला हुआ है, खुला ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये अनपेड है अभी तक। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है। कहाँ कहाँ जाएगा, दोनों जगह, एक तो पी एंड एल में भी जाएगा और एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। तो पी एंड एल में कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट लिख रहे होंगे ना, तब याद रखना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 रुपए फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, और इधर यहाँ पर चला जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000। तो ये हो गया 13,280। आया समझ में आप लोगों को अदर करंट लायबिलिटीज, पक्का। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, नाम से ही पता चलता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जो है। तो चेक करो क्या क्या दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में चेक करो कहां से शुरू हो रहे थे ये, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा क्वेश्चन ने डेप्रीसिएशन भी बोला था ना,
एक तो फर्नीचर फिटिंग्स पे लगेगा और एक लैंड एंड बिल्डिंग पे लगेगा। डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं, एक तो P&L में डेप्रिसिएशन वाले हेड में लिख देना और दूसरा यहाँ पर उसको माइनस कर दिखा देना असेट में से। तो जैसे फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इनकी 8.5 लाख की है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना कितना है 5%। तो 8.5 लाख पर 5% डेप्रिसिएशन लगा दो। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 8.5 लाख की है, माइनस कर दो इसमें डेप्रिसिएशन, 2% डेप्रिसिएशन इसमें कितना बन गया 17,000। 2% की था, तो 2% लगाया, ये अमाउंट हमारा निकल कर आ जाएगा 8,33,000। नेक्स्ट एसेट हमारे को क्या गिवन है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 86,300 की। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये हो गया 86,300 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट कितना है इस पर, डेप्रिसिएशन है 5%, तो 5% होता है 4315, ये माइनस करोगे ये अमाउंट आ जाएगा 914,985। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अमाउंट आ रहा है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। आ गया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक ये निकल गया। सेकंड क्या था इसमें, इंटेंजिबल एसेट्स, नोट बना रखा है। अब ये तो आप खुद कर सकते हो, इंटेंजिबल एसेट का नोट, एक गुडविल ही तो है इंटेंजिबल एसेट में। इंटेंजिबल एसेट के नोट के सामने गुडविल वाला अमाउंट लिख लो, पहले नोट बना लो और वो लिख दो 272,300, नहीं कितने की थी गुडविल, सॉरी 5 लाख रुपए की, तो इन्वेस्टमेंट है 270, तो गुडविल लिख लो 5 लाख रुपए की। ठीक है, कुछ चीजों को आप नोट रहने भी दे सकते हो, लेकिन अगर नोट की रेफरेंस दी है तो जरूर नोट बनाना है, या तो रेफरेंस ही मत दो। रेफरेंस कब नहीं दोगे, जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पता है इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जैसे ट्रेड पेबल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक अ सेपरेट नोट, सीधा वहीं पर ही उसको मेंशन कर दो फेस पर जो अमाउंट दे रखा है, नो नीड टू मेक अ सेपरेट नोट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की फिगर दे ही रखी है 272,300 लिख दीजिए। करंट एसेट्स पर चलते हैं। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्रीज 2 तरीके की हैं, एक तो फूड स्टफ की थी और एक वाइन सिगार वगैरह की थी, तो उसकी इन्वेंट्रीज लिख देंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ, ये तो पता होगा ना आपको, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दो दोनों के। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, मेंशन कर सकते हो आप। कैश एंड बैंक बैलेंसेस में कैश का अमाउंट दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है, नोट बना लो, अमाउंट लिख दो, सिंपल है, कर सकते हो। अब P&L पर चलना। P&L में सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फिर है अदर इनकम। अब ये थोड़ा डिबेट वाली बात है, हम किसको तो RFO में ले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले, किसको अदर इनकम में ले। इनके यहाँ 4-5 रिसीट हो रही है, चेक करें एक बार, देखिए। एक तो ये रेंट ऑफ रूम्स है 48,000। अच्छा, उससे पहले भी ना सेल वाइन की, ट्रायल बैलेंस चेक करो, वाइन की सेल है 68,400 की और फूड की सेल है 57,600। ये तो इनकी डायरेक्ट इनकम है, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको तो आप मान ही नहीं सकते अदर इनकम में। तो इसको तो आप क्या लिखोगे, सेल ऑफ प्रोडक्ट करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बना लो नोट, उसमें आप सेल ऑफ प्रोडक्ट में ये दोनों तो लिख दो। अब बात करते हैं सेल ऑफ सर्विस की, उसमें भी रेंट ऑफ रूम्स कोई डिबेटेबल चीज नहीं है। रेंट ऑफ रूम्स और होटल में होता क्या है, रूम्स रेंट पर तो सबसे मेन काम है, तो वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के में जाना ही जाना है, तो सेल ऑफ सर्विस में वो तो लिख दो। अब बिलियर्ड, जैसे इसके आंसर अगर हम देखें तो बिलियर्ड का अमाउंट जो है इन्होंने सेल ऑफ सर्विस में, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट ही दिखा रखा है। अब ये आपकी मर्जी है, या तो यहाँ दिखा दो, आपको लगता है नहीं ये अदर इनकम में आना चाहिए तो अदर इनकम में दिखाओ, बट मिसलेनियस रिसीट तो अदर इनकम में ही आएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम में ही आएगा, ट्रांसफर फीस
अब ये ट्रांसफर फीस अब किसी किसी को ही एयरपोर्ट से पिक ड्रॉप वगैरह करते होंगे, ये अदर इनकम की चीज़ है, ठीक है। तो अदर इनकम में ही बेटर है दिखाना है इसको। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस में चले तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है? फूड स्टफ, ठीक है, जो फूड स्टफ इन्होंने खरीदा। ओपनिंग स्टॉक फूड स्टफ का दे रखा था 5260, परचेजेस ऑफ फूड स्टफ दे रखे हैं 36,200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टफ बाद में दे रखा है एडजस्टमेंट में 16,400। ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल दो, अमाउंट आ जाएगा, फूड स्टफ वाला लिख देंगे, ठीक है। यहां पर तो सिर्फ रॉ मटेरियल आता है ना। अब अगला है परचेजेस। ये परचेजेस किसकी होती है? जो आप खरीद के बेचते हो सीधा, बस खरीदा बेचा। ये वाइन सिगार वगैरह का आ जाएगा परचेजेस। वो कितनी थी? 45,800, वो लिख दो। चेंज इन इन्वेंट्री में हमेशा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और इसमें रॉ मटेरियल वाला मत लिख देना गलती से, वो तो आप ऊपर लिख चुके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। इसमें बस वही आएगा सिगार वाला, वाइन सिगार वाला। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हम लोग लिख देंगे जो सैलरी वगैरह दे रखा है, एक तो वेजेस एंड सैलरीज, और उसमें एक चीज क्या याद रखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज थी, वो ऐड कर देना, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट जब आप लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो हमने ये निकाला था ना 12,000 रुपए, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का खर्चा हमने ऊपर निकाला, ये 17,000 और 4,315 रुपए। बाकी सब कुछ आप अदर में ले जाओ, ठीक है, बाकी सब कुछ आप अदर में ले जा सकते हो। क्वेश्चन ने जरूर 2 हेड और खोले हैं, उनको रेलिवेंट लगा कि इसका हेड खुलना चाहिए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आप चाहो तो उसको अदर एक्सपेंस में ही एक साथ दिखा सकते हो, लेकिन सबके नाम लिखने, नोट जरूर बनाना पड़ेगा। अदर एक्सपेंस का तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि कम से कम बाकी चीजें तो फेस पे दिख रही है, अदर क्या होता है, तो अदर का तो नोट बनेगा ही बनेगा। तो बाकी आप सब कुछ अदर में ले जाओ। इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे, प्रॉफिट निकल के आएगा, यहां ऐड कर दोगे वहां, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। तो वो रिजर्व एंड सरप्लस भी क्लोज हो गया, उसको बैलेंस शीट में लिखोगे तो वो बैलेंस शीट हमारी मैच कर जाएगी। आया समझ में आप लोगों को थोड़ा बहुत? ये हम लोगों ने बैलेंस शीट डिस्कस कर ली है। प्लीज अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो इंस्टीट्यूट की साइट पर फ्रीली अवेलेबल है, उसको देखकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।